नमस्कार। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा बुलेटिन दुनियादारी। आज के शो में हम दो खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले रूस के वैगनर ग्रुप की कहानी जानेंगे। ये एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतताई सरकारों को राज कायम करने में ये मदद करता है। इल्जाम है कि इस ग्रुप का सीधा कनेक्शन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से है। हालांकि रूस इससे इनकार करता है। ताजा समाचार यह है कि यूरोपियन यूनियन ने वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इस ग्रुप की पूरी कहानी क्या है और ईयू ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया, पुतिन से क्या वाकई इसका कोई कनेक्शन है, इस पर बात करेंगे। दुनियादारी के दूसरे पड़ाव में हम चलेंगे म्यांमार, जहां एक अमेरिकी पत्रकार को पहले 11 बरस की सजा सुनाई गई, फिर 3 दिनों के अंदर रिहा कर दिया गया। इस अजूबे के पीछे की वजह क्या है, डैनी फेंस्टर को किस आधार पर सजा दी गई थी, ये जानेंगे। और ये भी कि फिर कौन सा दबाव काम किया। साथ में म्यांमार का मौजूदा हालचाल भी जानेंगे। सबसे पहले रूस और वैगनर ग्रुप की बात। साल 2018 था, जुलाई का महीना था। रूस के 3 पत्रकार सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी CAR के दौरे पर गए। उन्हें वहां एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी जिसका विषय था CAR में रूसी प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की भूमिका। ऐसे ठेकेदार जो भाड़े के सैनिक लाते थे किसी खास मिशन को अंजाम देने के लिए। जब ये लोग राजधानी बांगी पहुंचे तो इनकी जासूसी शुरू हो चुकी थी। फिर उन्होंने सफर के लिए गाड़ी किराए पर ली, राजधानी से निकले। कुछ देर बाद सुनसान रास्ता मिला। तीनों थके थे, सोने की कोशिश करने लगे, पर आंख झपकी थी कि गाड़ी एक झटके से रुक गई। बाहर कुछ हथियारबंद लोग इनका रास्ता रोककर खड़े थे। उन्होंने ड्राइवर को निकालकर साइड किया और तीनों पत्रकारों को गोली मार दी। तीनों की मौके पर ही मौत हुई। घटना की जांच हुई। रूस ने कहा यह बस एक संयोग है, वे लोग गलत टाइम पर गलत जगह मौजूद थे, वो इलाका खतरनाक है, उन्हें वहां नहीं होना चाहिए था। पर यह सरकारी संस्करण है सत्य का। असलियत क्या है, ये जानने के लिए एक और जांच हुई स्वतंत्र किस्म की, और इसके प्रायोजक थे तीनों पत्रकारों की ट्रिप को फंड करने वाले मिखाइल खोदोकोस्की। जांच का रिजल्ट जानने से पहले इस प्रायोजक के बारे में जान लीजिए कि मिखाइल को दिलचस्पी क्यों थी सत्य तक पहुंचने की। मिखाइल एक समय रूस के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में से एक थे। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो रूस की सरकार सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचने लगी। तब रूस के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन। वो इसके जरिए अपने चुनावी कैंपेन के लिए पैसा जुटाने की भी फिराक में थे। इस स्कीम के जरिए वो सरकारी कंपनियों की दशा और दिशा सुधारने की प्लानिंग भी कर रहे थे प्रकट रूप से। इसी दौरान मिखाइल ने सरकारी तेल कंपनी यूकोस को खरीद लिया। उन्होंने बोरिस येल्त्सिन के इलेक्शन कैंपेन को स्पॉन्सर भी किया। बदले में उन्हें बोरिस की दोस्ती हासिल हुई। सरकारी तंत्र का साथ मिलने के बाद यूकोस की किस्मत खुल गई। कंपनी लगातार बड़ी होती गई। लेकिन येल्त्सिन के बाद रूस की कुर्सी पर आए व्लादिमीर पुतिन और मिखाइल से उनकी अनबन हो गई। फिर मिखाइल रूस में लोकतंत्र लाने और आजाद ख्यालों की वकालत करने लगे। बात तब और आगे बढ़ गई जब उन्होंने सरेआम ऐलान किया कि वो चुनाव में लिबरल पार्टी की मदद करेंगे। ये लिबरल पार्टी पुतिन की मुख्य विरोधी पार्टी थी। तो एक तरफ उद्योगपति, एक तरफ नए नवेले नेताजी। अक्टूबर 2003 में मिखाइल को गिरफ्तार कर लिया गया। तब वो रूस के सबसे अमीर आदमी थे, ग्लोबल लिस्ट में 16वें नंबर पर। कुल संपत्ति उस वक्त 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। उनके ऊपर पुतिन सरकार ने टैक्स चोरी का आरोप लगाया और 8 बरस कैद की सजा सुनाई। दिसंबर 2010 में उनके ऊपर 2 और मुकदमे लाद दिए गए, मनी लॉन्ड्रिंग और गबन के, और उनकी सजा 2014 तक के लिए बढ़ा दी गई। दिसंबर 2013 में पुतिन ने मिखाइल को क्षमादान दे दिया। वो जेल से रिहा हुए और फौरन उन्होंने रूस छोड़ दिया। फिलहाल मिखाइल लंदन में रहते हैं और वहां से ही एक बार फिर से पुतिन की तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट आयोजित करवाने लगे हैं। इसके साथ ही वो रूस में लोकतंत्र, फ्री प्रेस, निष्पक्ष चुनाव जैसे मुद्दों के लिए आवाज भी उठा रहे हैं। उन्हें रूस से बाहर पुतिन का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है। अगर आप मिखाइल खोदोकोस्की के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो एक कमाल की डॉक्यूमेंट्री है सिटीजन के, आप उसे देख सकते हैं। अब लौटते हैं कार में। CAR में 3 रूसी पत्रकारों की हत्या पर। मिखाइल की संस्था पत्रकारों की रिपोर्टिंग को स्पॉन्सर कर रही थी। उन्होंने फिर हत्या की जांच करवाई तो पता चला पत्रकारों की गाड़ी का ड्राइवर घटना वाले दिन एक सरकारी अफसर के साथ संपर्क में था, वो भी घटना के 1 घंटे पहले तक। वो सरकारी अफसर फ्लाइट लैंड होने के बाद से पत्रकारों के पीछे लगा था और ये अफसर एक रूसी मिलिट्री ट्रेनर के रेगुलर कांटेक्ट में था। इस रूसी ट्रेनर ने अमेरिकन नाम वाली फर्जी आईडी बना रखी थी, पर असलियत में वो रूस के प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप
वैगनर के लिए काम करता था और तीनों पत्रकार इसी वैगनर ग्रुप की कारस्तानियों पर रिपोर्टिंग के लिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी सीएआर के दौरे पर थे। यानी जिसकी जांच करने आए वही आपकी पूंछ के पीछे लगा हुआ है। अगर रूसी जांच एजेंसियों की माने तो यह घटना संयोग से ज्यादा नहीं थी, लेकिन रूस में सहयोगों की मात्रा का अक्सर ख्याल नहीं रखा जाता। मसलन अप्रैल 2018 में जो हुआ, सीएआर वाले कांड से 3 महीने पहले की बात है। एक और रिपोर्टर थे, मैक्सिम बोरोदिन। वो सीरिया में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की मौत की रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने वैगनर ग्रुप और क्रेमलिन के बीच संबंधों को भी उजागर किया था। उनकी रपटों की खूब चर्चा हुई। फिर 15 अप्रैल 2018 को बोरोदिन अपने घर की बालकनी से अचानक नीचे गिर गए। अगले दिन अस्पताल में मौत हो गई। रूसी अधिकारियों ने जांच में कहा आत्महत्या हुई है, लेकिन बोरोदिन के करीबी लोग इस दावे को नकारते हैं। तो किस्सा को होता ये कि जिस किसी ने भी वैगनर ग्रुप की परतों को खोलने में दिलचस्पी दिखाई, या तो उन्हें मार दिया गया या फिर चुप करा दिया गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये वैगनर ग्रुप आखिर है क्या? इस सवाल का जवाब थोड़ा रहस्यमयी है। एक जवाब ये हो सकता है कि ये कुछ अज्ञात लोगों का समूह है। रूस के संस्करण पर विचार करें तो वैगनर ग्रुप जैसी कोई चीज असल में है ही नहीं। पर रूस जो बोले वो सत्य कैसे है? ये क्या भला है आखिर में? इस ग्रुप का नाम पहली बार 2014 में चर्चा में आया। क्रीमिया पर कब्जे के दौरान वैगनर ग्रुप ने रूसी सेना की मदद की। उसके बाद से वैगनर का नाम मोजाम्बिक, लीबिया, सीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, माली, सूडान और मेडागास्कर जैसे देशों में उभरा। इनमें से कुछ देश सिविल वॉर से जूझ रहे हैं, जबकि कुछ देशों में स्थिरता का संकट है। वैगनर ग्रुप इन देशों में लड़ाके और ट्रेनर भेजकर एक पक्ष की मदद करता है, बदले में पैसा लेता है। कुछ मामलों में तेल और सोने की खदानों को लेकर भी डील की रपटें सामने आई। वैगनर ग्रुप असल में एक कॉम्प्लेक्स संरचना है। इस नाम से कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है। ये समान लक्ष्य के लिए काम कर रहे अलग अलग मिलिशिया समूहों का नेटवर्क है। इसके पीछे 2 मास्टरमाइंड बताए जाते हैं। पहला नाम है रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी GRU में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर काम कर चुके दिमित्री उतकिन का। रिपोर्ट्स के मुताबिक उतकिन हिटलर को अपना आदर्श मानता है। हिटलर के एक चहेते म्यूजिक कंपोजर थे रिचर्ड वैगनर, और कहा जाता है कि उन्हीं वैगनर के नाम पर उतकिन ने इस नेटवर्क का नाम वैगनर ग्रुप रखा। उतकिन को लंबे वक्त से पब्लिक में नहीं देखा गया है। इस वैगनर ग्रुप का दूसरा मास्टरमाइंड है येवगेन प्रिगोजिन। उसे वैगनर ग्रुप के फाइनेंशियल बैकर के तौर पर माना जाता है। प्रिगोजिन पर इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी ट्रोल फैक्ट्री को फंड देने का भी आरोप है। इसी एजेंसी ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ऑनलाइन फर्जी कैंपेन चलाया था। अमेरिका इसी आधार पर प्रिगोजिन और उनकी कंपनियों पर कई दफा प्रतिबंध भी लगा चुका है, लेकिन प्रिगोजिन इन आरोपों को झूठा बताता है। वैसे जहां तक प्रिगोजिन का सवाल है, उसकी कहानी भी दिलचस्प है। करियर का ग्राफ पुतिन के साथ साथ ऊपर गया। 90 के दशक में पुतिन ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत मेयर ऑफिस में सलाहकार की नौकरी के साथ की। उसी समय प्रिगोजिन भी अपना बिजनेस बढ़ा रहे थे। दोनों में दोस्ती हुई। पुतिन राष्ट्रपति बने तो प्रिगोजिन ने रेस्टोरेंट शुरू किया। पुतिन की बड़ी बैठकियां प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट और होटल में ही होने लगी। फिर प्रिगोजिन ने कैटरिंग बिजनेस में हाथ आजमाया। उन्हें क्रेमलिन, स्कूल और अंत में रशियन मिलिट्री से खाना पहुंचाने का भी कॉन्ट्रैक्ट मिला। प्रिगोजिन को पुतिन का शेफ खानसामा भी कहा जाता है। जानकारों का कहना है कि वैगनर के संबंध में प्रिगोजिन सिर्फ बिचौलिए की भूमिका में है, सिर्फ एक मुखौटा है। दरअसल पुतिन और रूसी सेना से उसकी नजदीकी है, इसी के जरिए वो ठेका उठाता है। लेकिन असल में ये जो पैसे का लेन देन है, ये कहीं और से संचालित होता है। कहां से? आप समझदार हैं। अब एक घटना बताता हूं। अगस्त 2021 में बीबीसी ने लीबिया में वैगनर ग्रुप के मिशन पर एक रिपोर्ट छापी। उन्हें ग्रुप के एक लड़ाके का छोड़ा हुआ टैब मिल गया। इस टैब से कुछ कोडनेम हाथ लगे। उसमें प्रिगोजिन और उनकी कंपनी का नाम सामने आया। प्रिगोजिन ने हालांकि कंपनी से संबंध होने से इनकार किया। अब सवाल ये उठता है कि वैगनर ग्रुप अलग अलग जगह जाकर यह अस्थिरता पहुंचाने में मदद कर रहा है, पार्टी बन रहा है, तो इससे रूस को फायदा क्या है? पहली बात, रूस में प्राइवेट मिलिट्री बनाना गैर कानूनी है। अगर कोई रूस पर आरोप लगाता है तो वो आसानी से इनकार कर देता है कि हमारे यहाँ तो ये है ये नहीं। जो संस्था कागज पर नहीं, उस पर कार्रवाई की जरूरत क्या? दूसरी बात, मिलिट्री की तुलना में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स पर खर्च कम आता है। सरकार प्राइवेट सैनिकों की मौत को आसानी से इग्नोर कर सकती है। रूस ने ऐसा किया भी है। सीरिया में वैगनर ग्रुप के सैकड़ों लड़ाके मारे गए, लेकिन रूस इसे नहीं मानता। और तीसरी बात, रूस प्राइवेट आर्मी की आड़ में प्राकृतिक संसाधनों की लूट कर सकता है। इल्जाम लगे तो बिना जवाबदेही के एग्जिट मार सकता है। अब सवाल वो जो हर दुनियादारी में आता है कि भैया लल्लन टॉप, आज ये सब चर्चा क्यों? दरअसल यूरोपियन यूनियन ने वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इससे जुड़े लोगों और संस्थाओं पर कार्रवाई के लिए जल्द एक फ्रेमवर्क लाया जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन
पुख्ता कार्रवाई हो ताकि किसी अदालत में से चुनौती न मिले, ऐसे यूरोपियन यूनियन की तैयारी है। पिछले साल यूनियन ने येग्नेव प्रिगोजिन को भी ब्लैकलिस्ट में डाला है। ईयू ने रूस पर प्रॉक्सी वॉर चलाने का आरोप भी लगाया है। इस पर रूस ने कहा, वैगनर ग्रुप हमारे इशारों पर काम नहीं करता, बलिहारी जाऊं इस सादगी में। ईयू की कार्रवाई की वजह क्या है? अक्टूबर 2021 में माली में मिलिट्री हुंटा ने वैगनर ग्रुप से संपर्क किया। माली वैगनर ग्रुप के 1000 लड़ाकों को हायर करने पर विचार कर रहा है। यहां पर फ्रांस के 5000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। ईयू का एक ट्रेनिंग मिशन भी काम कर रहा है। ईयू का कहना है, वैगनर ग्रुप आएगा, भाड़े के लड़ाके आएंगे तो इलाके में अस्थिरता पैदा होगी, और इसी को लेकर ईयू का एक अहम मेंबर फ्रांस वैगनर ग्रुप पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहा था। फ्रांस का डर है कि मिलिट्री हुंटा वैगनर ग्रुप के जरिए सत्ता में बने रहने का रास्ता तलाश रही है। माली में एक बरस में 2 तख्तापलट हो चुके हैं। अगले साल फरवरी में चुनाव है। सब कुछ ठीक रहा तो सत्ता लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार के हाथ में जाएगी, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उसमें यह संभावना कमजोर हो रही है। वैगनर ग्रुप की कहानी को अब यहीं पर रोकते हैं और चलते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, म्यांमार की तरफ। म्यांमार में पिछले 10 महीने से मिलिट्री हुंटा का शासन चल रहा है। 1 फरवरी 2021 को सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हुंटा ने देश भर में इमरजेंसी भी लगा दी थी। इस तख्ता पलट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए थे। सेना ने इसको कुचलने का काम भी किया, और पूरी समानता के साथ, चाहे आप टीचर हो, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, छात्र हो, दुकानदार, अगर आप विरोध में हैं तो आप जेल में हैं। इस लिस्ट में एक नाम अमेरिकी पत्रकार डैनी फेंस्टर का भी था। उन्हें मई में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमेरिका जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने वाले थे। उन पर मुकदमा चला इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन करने का, गलत लोगों के सहयोग का और मिलिट्री सरकार के खिलाफ लोगों को उकसाने का ये आरोप थे। 12 नवंबर को मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें 11 साल की सजा सुनाई, लेकिन 3 दिन बाद सजा सुनाने की खबर आई कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। वो भी तब जब उनके ऊपर देशद्रोह और आतंकवाद के मामले में सजा का ऐलान बाकी था। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि यह अजूबा हुआ कैसे? दरअसल सजा सुनाए जाने के बाद अमेरिका ने यूएन के पूर्व राजदूत बिल रिचर्डसन को म्यांमार भेजा। उन्होंने मिलिट्री हुंटा के मुखिया मिन ऑन्ग लाइंग से मुलाकात की और इसके बाद ही डैनी को रिहा किया गया। सरकार का कहना है कि इस रिहाई के लिए किसी भी तरह का लेन देन नहीं हुआ है। सो क्यूट। हालांकि जानकार इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है, प्रतिबंधों में ढील को लेकर कोई ना कोई समझौता पक्का हुआ है। इसका प्रभाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अमेरिका ने म्यांमार की मिलिट्री हुंटा में शामिल लोगों पर प्रतिबंध लगा रखा है। वैसे ये लोग जब अंदर डील करके बाहर आते होंगे तो ऐसे इंटी गुलंटी बांध लेते होंगे क्या, ऐसे झूठ बोलने वाली जो हम लोग बांधते थे। बहरहाल डैनी फेंस्टर की रिहाई से मिलिट्री हुंटा क्या अपने पाप धो लेगा? कतई नहीं। उन्हें लंबा सफर तय करना है। हजारों की संख्या में नागरिक जेल में बंद है। मिलिट्री के क्रैकडाउन में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजनीतिक कैदी अभी भी अंदर है, और इस हुंटा के गुनाहों की सजा, इसके हिसाब किताब में कितना वक्त लगेगा, म्यांमार की जनता के प्रतिरोध से तय होगा और दुनिया के रुख से भी। आज का दुनियादारी यहीं पर खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी, ये उम्मीद है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।